नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के सस्पेंस स्टोरी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी लड़की की कहानी लेकर आई हूँ जिसका भाई ही उसका सौदा कर देता है। जब जिंदगी में अपने से बड़े किसी का हाथ अपने सर पर नहीं होता तो पैरों के नीचे की जमीन भी फट जाती है। ऐसे ही हाल में जब आगे पीछे कोई ना हो तो उस समय किसी का ठंडी हवा का झोंका बनना हमें सारी उम्र के लिए एक ऐसे धोखे में डाल देता है कि जिससे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेरा नाम रूपाली है और मैंने जिस मोहल्ले में आंखें खोली वह इंसानी व्यवहार की तीखी और जहर से भरा हुआ मोहल्ला था। मेरे पापा मेरी माँ के साथ बहुत ही जुल्म किया करते थे और मेरी दादी और मेरी बुआ भी इस मामले में पूरा साथ देती थीं। दादाजी का देहांत हो चुका था। न जाने मेरे पापा को मेरी माँ से किस चीज़ का गुस्सा था कि छोटी से छोटी बात पर भी वह मेरी माँ को बुरी तरह से मारते पीटते थे, जिस कारण मैं बचपन से ही बड़ी डरी सहमी सी रहती थी। अब मुझे हर मर्द को देखकर डर लगता था और मुझे रोने पर भी पापा और दादी की तरफ से मारपीट का सामना करना पड़ता था। बच्ची होने के बावजूद भी मुझे रोने का हक नहीं था और मैं ऐसे ही घुट घुट कर अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मार खाते हुए देखती रहती थी। मैं 7 साल की थी और मुझे याद है कि मेरी माँ उस समय उम्मीद से थी। उसके बावजूद भी मेरे पापा मेरी माँ को मारने से बाज नहीं आते थे। कुछ महीनों के बाद मेरी माँ ने मेरे भाई को जन्म दिया। भाई को देखकर मेरी दादी बहुत खुश हुई और मेरे पापा की तरफ से भी मेरी माँ पर जो जुल्म हो रहे थे वह भी कुछ हद तक कम हो गए थे, लेकिन पूरी तरह से कम नहीं हुए थे। वह कभी कभी माँ पर हाथ उठाने से बाज नहीं आते थे। खानदान का वारिस देने की खुशी में अब मेरी दादी और बुआ ने मेरी माँ पर जुल्म करने थोड़े कम कर दिए थे। जब मेरा भाई 6 साल का हुआ तब मैं लगभग 13-14 साल की हो चुकी थी। न जाने वह कौन सा मनहूस घड़ी थी जब मेरी माँ से बर्तन धोते हुए कांच का ग्लास टूटा था और उस रात मेरी दादी ने शोर मचा दिया। दादी का कहना था कि वह ग्लास उन्होंने बहुत महंगा खरीदा था, इसलिए मेरी दादी बहुत नाराज़ हो रही थी और मेरी माँ को मारने लगी। आवाज़ सुनकर मेरे पापा भी बाहर आ गए और मेरी माँ को अपने माँ के कहने पर बुरी तरह पीटने लगे। मेरी माँ के पूरे शरीर पर मार के निशान बन गए थे। उनके सर से बहुत खून बहने लगा। मार खाते खाते माँ जिंदगी में पहली बार मेरे पापा को अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी। इस कारण से पापा और ज़्यादा आग बबूला हो गए और अपनी माँ के कहने पर मेरे पापा ने माँ को घर से निकल जाने का हुक्म तक दे दिया। साथ ही तलाक देने का फैसला भी सुना दिया। मेरी माँ पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। माँ ने बहुत मिन्नतें की लेकिन पापा को ज़रा भी दया नहीं आई। जब मेरी माँ अपने कुछ कपड़े उठाकर दोनों बहन भाइयों को अपने साथ ले जाने लगी तो मेरी दादी ने मेरे भाई को गोद में उठा लिया और कहने लगी, यह हमारे खानदान का वारिस है, तुम अपनी बेटी को लेकर जाओ, हम अपने पोते को कहीं नहीं जाने देंगे। यह एक और जुल्म था जो एक माँ पर किया जा रहा था, उससे उसकी औलाद को ही छीना जा रहा था। मेरी माँ की लाख विनती के बावजूद भी उन दरिंदों पर किसी भी चीज़ का कोई असर न हुआ। यह देख सब मेरा भाई, जो उस समय सिर्फ 6 साल का था, बुरी तरह से रो रहा था और कह रहा था कि मुझे माँ के पास जाना है, माँ के साथ जाना है। लेकिन मेरे पापा ने उसे भी थप्पड़ मारकर चुप करवा दिया और मेरी दादी मेरे भाई को ज़बरदस्ती गोद में लिए अंदर चली गई। उसके बाद मेरे पापा ने मेरी माँ को और मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मेरी माँ बहुत देर तक दरवाजे पर बैठी और मुझे सीने से लगाए रोती रहीं। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो चुके थे। वो माँ को तसल्ली दे रहे थे, लेकिन मेरी माँ का तो सब कुछ लुट चुका था। मोहल्ले वाले मेरे पापा को गालियाँ दे रहे थे, लेकिन उन जाहिलों पर इन चीज़ों का कोई असर नहीं हो रहा था। बहुत देर तक वहाँ बैठे रहने के बाद मेरी माँ अपना सामान और मुझे लिए अपनी माँ के घर की तरफ चल पड़ी। मैं ज़िंदगी में पहली बार अपनी नानी से मिलने जा रही थी, क्योंकि मेरी माँ को अपने घर वालों से मिलने की भी इजाज़त नहीं थी। हालांकि इसी शहर में रहते थे वो लोग। जब मेरी माँ घर पहुंची तो जैसे घर में ज़लज़ला सा आ गया था। उनमें से किसी को भी वह उम्मीद न थी कि बेटा पैदा होने के बाद भी मेरे पापा मेरी माँ को तलाक दे सकते हैं और फिर बेटे को भी छीन सकते हैं। मेरे एक ही मामा थे और उनकी भी शादी हो चुकी थी। नाना जी इस दुनिया में नहीं थे। नानी जिंदा थी और बेटों के रहमो करम पर थी। उन्होंने अपने बेटे से मिन्नतें करके मेरी माँ और मुझे घर में रहने की इजाज़त दिलवा दी। मामा मामी भी इसलिए मान गए थे कि शायद उन्हें लगता था कि पापा को अपनी गलती का एहसास होगा और वह मुझे और मेरी माँ को यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ ही दिनों बाद तलाकनामा मेरी माँ के पास भिजवा दिया था। उसके बाद तो जैसे घर में एक तूफान सा आ गया था। सब मेरी माँ के पीछे पड़ गए थे। मेरे मामा मामी मेरी माँ से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यहाँ तक कि वह लोग मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तुमने ही अपना घर नहीं बसाया, ज़रूर तुम्हारा ही कुछ कसूर होगा जो उस इंसान ने तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया। घर वालों का यह व्यवहार भी मेरे माँ को अंदर से तोड़ रहा था, लेकिन वह भी क्या कर सकती थी। जब पति ने तलाक ही दे दी तो उसके बाद भाइयों से क्या उम्मीद रखी जा सकती थी, और जब भाई ऐसे हों तो फिर उनकी पत्नी कैसे
जुल्म का कोई भी मौका हाथ से जाने दे सकती थी। वहाँ पर रहने के बदले मेरी माँ को घर का सारा काम करना पड़ता था। मैं उस समय 13 साल की थी, इसलिए हर काम में मुझे भी घसीट लिया जाता था और वो लोग दिन भर मुझसे काम करवाते थे। मेरी नानी मजबूर थी और कुछ नहीं कर सकती थी। मैं पहले स्कूल भी जाया करती थी, लेकिन नानी के घर आने के बाद मेरे मामा मामी ने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने से साफ साफ मना कर दिया। मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना चाहा, लेकिन वह भी मेरे मामा की गैरत को गवारा न हुआ कि लोग क्या कहेंगे कि हम अपनी बहन को नहीं पाल सकते। वह लोगों से बातें सुनना नहीं चाहते थे। मेरी माँ ने मुझे पहले तो कुछ समय तक घर पर बिठा कर रखा, लेकिन फिर मेरी नानी ने मेरे मामा से विनती करके मेरा एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा दिया और खर्च के नाम पर मिलने वाले रुपयों को जोड़ जोड़ कर मेरे स्कूल की फ़ीस भरने लगी। मेरी नानी ने जाकर स्कूल के हेडमास्टर से बात की थी कि मुझे यूनिफ़ॉर्म और किताबों की कमी के चलते तंग न किया जाए। मैं उस समय 6 क्लास में थी। किसी न किसी तरह पढ़ते हुए मुझे 2 साल और बीत गए और मैं 8वीं क्लास में आ गई। अब मैं 15-16 साल की हो चुकी थी। एक दिन मेरी नानी भी हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई। इस घर में नानी ही तो थी हमारे लिए, घनी छाँव की तरह। वह भी हमें छोड़कर जा चुकी थी। नानी के जाते ही मेरी माँ का उस घर में रहना एकदम दुश्वार कर दिया था इन लोगों ने। सारा दिन गधों की तरह मेरी माँ घर के सारे काम करती रहती और मेरी मामी हाथ में हाथ धरे बैठी रहती, और वो तो अब माँ पर हाथ भी उठाने लगी थी। अब तो मेरे मामा भी अपनी बहन पर हाथ उठाने लगे थे और मुझे भी ज़रा-ज़रा सी बात पर मारपीट का सामना करना पड़ता था। मेरे मामा-मामी घर में हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे और यूँ एक दिन मेरे मामा ने ज़बरदस्ती मेरी माँ की शादी एक आदमी से करवा दी, जिसे पहले से ही एक बड़ा-सा बेटा था। मेरी माँ कुछ कर नहीं सकती थी। माँ मुझे लेकर अपने नए पति के पास आ गई, लेकिन माँ के द्वारा किया गया यह फैसला मेरी माँ के हित में ही हुआ था, क्योंकि मेरा सौतेला बाप बहुत अच्छा इंसान था और उसने हम में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी, कोई भी भेदभाव नहीं रखा। वो मुझे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करते थे। उनका एक बेटा था जो 5 साल बड़ा था मुझसे। उसे पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह सारा दिन आवारागर्दी करता हुआ घूमता रहता। मेरे पापा ने मेरा साथ बहुत दिया और मुझे सरकारी स्कूल से हटाकर एक प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाया। मैं तो देख देख कर हैरान होती कि कहाँ मेरा अपना सगा बाप मेरी कदर नहीं करता था और मेरी माँ को भी मारता पीटता था, और मेरा सौतेला बाप, वह तो मेरी माँ को भी रानी की तरह रखता है और मुझे भी शहज़ादी समझता है। इस दुनिया में इंसानों के कितने रंग होते हैं, कितने रूप होते हैं, यह सब मैं धीरे धीरे जान रही थी। अभी तक तो मैंने सिर्फ औरत की नाकदर ही देखी थी। आज पहली बार घर में औरत की कदर होते हुए देख रही थी। मेरे साथ मेरे पापा की मेहरबानी थी। मैं दिल लगाकर पढ़ रही थी और अब मैं बीकॉम कर रही थी। तभी मेरी ज़िंदगी में एक और हादसा हुआ, जिससे मेरी ज़िंदगी बदल गई और मेरी ज़िंदगी पूर्णतः तहस-नहस हो गई। मेरे उस सौतेले भाई ने कभी भी हम माँ बेटियों को दिल से स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वह अपने पापा की वजह से चुप रहता था। हाँ, हमें देखकर अपनी नाक भौं चढ़ाता रहता और हमसे बात न करता। ये उसकी आदत बन चुकी थी। के लिए पापा ने कई बार उसे डाँटा भी था, लेकिन जवान खून था ना, उसको किसी की कोई परवाह नहीं थी और ना ही किसी बात का असर। मैं इस समय 19-20 साल की थी। एक दिन मेरे पापा के साथ एक हादसा हो गया। वह बाइक से बाज़ार जा रहे थे कि एक तेज़ रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी और मेरी माँ तो मौके पर ही दम तोड़ गई थी। मेरे पापा की सांसें भी चल रही थीं। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। मैं और मेरा सौतेला भाई रोते बिलखते अस्पताल पहुंचे। मेरे सौतेले पापा, जो मेरे लिए सगे पापा से भी बढ़कर थे, वो पट्टियों में जकड़े हुए थे। उन्होंने इशारे से हम दोनों को अपने पास बुलाया था। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा राघव, मरते वक्त मैं बस तुमसे एक बात करना चाहता हूँ कि तुम रूपाली का हमेशा ध्यान रखना। या तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन सगी बहन ही समझना। मैंने रूपाली को अपनी सगी बेटी समझा है और उसे सगी बेटियों वाली मोहब्बत दी है। तुम भी मेरे इस रिश्ते का मान रखना और रूपाली का ध्यान रखना। यह कहते कहते मेरे पापा ने मेरे सौतेले भाई का हाथ थाम लिया था। मेरा भाई भी उस वक्त रो रहा था और उसने रोते हुए अपने पापा से वादा किया कि मैं रूपाली का हमेशा ध्यान रखूँगा। मेरे भाई से वादा लेते ही मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। वह बहुत बड़ी कयामत थी जो मेरे सर पर टूट पड़ी थी। अब मेरे सर पर सौतेले भाई के अलावा किसी का भी हाथ न था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी अब आगे मेरे साथ क्या-क्या करने वाली है। मम्मी-पापा की मौत के बाद मेरा भाई, जो उस समय 24-25 साल का था, वह अपने पापा से किया हुआ वादा भूल गया। उसने मुझे मारना-पीटना शुरू कर दिया। मैं खामोशी से सब कुछ करती रहती, क्योंकि मेरे पास उसके सिवा और कोई दूसरा सहारा न था।
हम दोनों माँ बेटी को अपने घर पर आने वाले इस हादसे का जिम्मेदार समझता था और मुझे मनहूस कहता। मेरी तो उसकी ज़िंदगी में पहले भी कोई कदर न थी, लेकिन मेरे सौतेले पापा ने मुझे शहज़ादी बनाकर रखा था। अब मेरे भाई ने एकदम से मुझे आसमान से उतार कर ज़मीन पर पटक दिया था। मैं तो उसे अपना भाई समझती थी, भले ही वो सौतेला था, लेकिन उसने मुझे कभी भी अपनी बहन नहीं माना। पापा के मरने के बाद पापा के कपड़े की दुकान मेरे भाई के कब्जे में आ गई थी, जिसने सारी ज़िंदगी कोई काम नहीं किया था। अब उसे कोई रोकने वाला भी तो नहीं था, तो वह धीरे धीरे गलत आदतों का शिकार होता चला गया। एक ही साल में जुए जैसी लत में लगकर उसने पूरी दुकान बर्बाद कर दी, यहाँ तक कि घर भी बेच दिया। अब हम उसी घर में किराए पर रहते थे जो हमारे पापा का घर था। अब हम उस घर के किराएदार बनकर रह गए थे। पर मेरे भाई ने इन सब से भी कोई सबक न सीखा और उसके जुए का सिलसिला लगातार जारी था। घर के हालात ऐसे हो चुके थे कि अब कई कई दिनों तक खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था। मेरी बीकॉम की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मुझे अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार था। घर की हालत से मजबूर होकर मैंने भाई से जॉब करने की अनुमति ली और मैं स्कूल में एक टीचर की पोस्ट पर भर्ती हो गई। वहाँ पर मेरी तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन मुझे डर था कि मेरी तनख्वाह को भी मेरा भाई जुए की लत में उड़ा न दे। अभी तक वह मेरा डर ही था और यह बेवजह भी नहीं था। जो मैं सोच रही थी वैसा ही हुआ। जब मुझे पहली तनख्वाह मिली, वह सारे पैसे मेरे भाई ने छीन लिए। बल्कि वह उन पैसों को देखकर भी गुस्से में आ गया और कहने लगा, पूरे महीने की मेहनत के बदले इतने थोड़े से पैसे क्यों लाई है? मैं उसे भला क्या कहती, जो बिल्कुल और बेहद और बेगैरत हो चुका था। उसे कभी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए मैं खामोश ही रही। तब पूरे महीने की मेहनत मेरे भाई ने छीन ली। तब मैंने साथ ही साथ ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू किया। अब ट्यूशन वाले बच्चों को मैंने कह दिया था कि वह मुझे घर में फ़ीस न दें। मैं उन ट्यूशन वाले बच्चों के माँ बाप से बात करके उन्हें अपनी फ़ीस के बदले घर का थोड़ा बहुत सामान लाने को कह देती थी, ताकि मेरे घर का खर्चा न रुके। और मैंने अपनी पेमेंट का भी हिसाब किया। आधी तनख्वाह मैं कमेटी में जमा करती थी और आधी तनख्वाह ही घर आने लगी। और भाई ने पूछा तब मैंने कहा कि कॉलेज वालों ने मेरी तनख्वाह कम कर दी है। इस पर मेरे भाई को बहुत गुस्सा आया, लेकिन मुफ्त के पैसे आते उसे बुरे नहीं लग रहे थे। मैंने बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लिया और 2-3 कमेटी के पैसे जो मुझे मिले थे अब वहाँ पर जमा हो रहे थे। मैं जानती थी कि मेरे भाई से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे अपने लिए जो करना था खुद करना था, अपने ही बलबूते पर करना था। अब मुझे जॉब करते हुए 3 साल हो चुके थे और ट्यूशन की मदद से आने वाले पैसों की राशन की वजह से घर का खाना पीना चल रहा था। मेरा भाई बिल्कुल ही बेशर्मों की तरह अपनी ही बहन की कमाई पर जी रहा था और मेरी कमाई भी जुए में उड़ा रहा था। यह सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि मेरे भाई के सर पर बहुत सारा कर्ज चढ़ता चला गया। मैं उसे अपना भाई ही मानती थी और उसका ख्याल भी रखती थी, लेकिन मेरा भाई मुझे बिना गाली दिए बात नहीं करता था। मेरी भी मजबूरी थी, क्योंकि अब इस दुनिया में मेरा कोई भी तो न था जो मेरे सर पर हाथ रखता। कर्ज की वजह से भाई अब ज़्यादा घर में ही पड़ा रहता और उसे जुआ खेलने के लिए पैसे भी नहीं मिलते थे, क्योंकि मेरी जितनी सैलरी मिलती थी भाई फ़ौरन उसे छीन के जुए में उड़ा देता था। बाकी का पूरा महीना वह घर में पड़ा रहता। और एक दिन तो हद ही हो गई, जब कर्जदार अपना कर्ज वसूलने के लिए घर के दरवाजे तक आ पहुँचे। भाई ने उससे कुछ समय मांगा तो भाई को मारते पीटते घर में घुस आए और उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उन्होंने मुझे भी बालों से पकड़ लिया और भाई से कहने लगे, अगर कर्ज नहीं दे सकता तो फिर अपनी बहन हमारे हवाले कर दे। मैं उसकी सौतेली बहन थी, लेकिन यह सुनकर भाई को गुस्सा आया और वह उनसे लड़ने लगा। उन्होंने भाई को धमकी दी कि तूने अगर 1 महीने में मेरे पैसे वापस न किए तो हम तुम्हारी बहन को उठा ले जाएंगे और तुम्हें भी मार देंगे। यह कहकर वो लोग चले गए। पहली बार मैंने भाई के ऊपर गुजरने वाली मुसीबत का अंदाज़ा किया और मेरे अंदर की बहन की मोहब्बत जाग गई। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने भाई से पूछा कि कर्ज की रकम कितनी है, तो पहले तो उसने मेरा मजाक उड़ाया, फिर एकदम से ज़मीन पर बैठ गया। वह मुझसे नफ़रत तो करता था, लेकिन जानता था कि मैं उसी की ज़िम्मेदारी हूँ। बेशक वह अपनी ज़िम्मेदारी निभा भी नहीं रहा था। वह कहने लगा, पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तुम इतने पैसे नहीं ला पाओगी। मैं फिर भी जिद करते हुए भाई से पूछने लगी कि नहीं तो मुझे बताओ कितने पैसे हैं, मैं कोशिश करूँगी, कहीं से पैसे लेकर तुम्हें दे दूँगी। मैं जानबूझकर भाई को अपने अकाउंट और कमेटियों में जमा पैसे के बारे में नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि फिर वह सारे पैसे ही ले लेता। लेकिन यह बात भाई को कहना ही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। भाई ने मुझे बताया कि कर्ज की रकम 2 लाख है। उस समय तक मेरे अकाउंट में 3-4 लाख रुपए थे, जो मैंने अपने फ्यूचर के लिए जमा कर रखे थे और मास्टर्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी।
मैंने भाई से कहा कि भाई अगर तुम वादा करो कि आगे से तुम कभी जुआ नहीं खेलोगे तो मैं तुम्हारा यह कर्ज चुकाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। भाई एकदम से मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा और कहने लगा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? फिर एकदम से उसे गुस्सा आया और कहने लगा कि तुम कोई गलत काम तो नहीं करती? तब मैंने भाई से कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान न हो, आप चाहें तो मेरे साथ चलो। वह कहने लगा कि नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन भरोसा मत तोड़ना। पैसे की बात सुनकर अब वह मुझसे नरमी से बात कर रहा था। मैंने उसे दोबारा से वादा करने को कहा तो उसने मेरे सर पर हाथ रखकर वादा कर लिया कि अगर मैं उसका कर्ज चुका दूं तो दोबारा जुआ नहीं खेलेगा। मैं यह भूल गई कि गलत कामों में पड़े लोगों के वादों का कोई भी भरोसा नहीं होता और वह मौका मिलते ही अपना वादा तोड़ बैठते हैं। भाई की मोहब्बत में अंधी मैंने जानबूझकर 10-15 दिनों बाद उसे पैसे लाकर देने को कहा, क्योंकि अगर मैं फ़ौरन पैसों का इंतज़ाम कर देती तो उसे मुझ पर शक हो जाता। आखिर 15 दिन बाद मैंने भाई को 1 लाख रुपए दे दिए और कहा कि ये कर्ज की रकम है जो हर महीने किस्तों में वापस करनी है। भाई तो पैसे लेकर पागल हो गया था। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और फ़ौरन सारे पैसे उठाकर घर से बाहर निकल गया। उस रात बहुत देर बाद घर वापस आया और वह मुझे नशे में लग रहा था। पहली बार भाई नशे की हालत में घर आया था। मैंने गुस्सा करते हुए कहा कि भाई, तुमने वादा किया था कि तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। तो हंसने लगा कि बस ये आखिरी दिन था, आज के बाद मैं सब काम छोड़ दूंगा। मैंने सोचा कि भाई से पूछूं कि कर्ज की रकम सच में कितनी थी, क्योंकि उस समय वह नशे में था। हो सकता है कि भाई ने भी मुझसे झूठ बोला हो। मैंने यूं ही भाई से पूछ लिया, कर्ज कितना था? तो कहने लगा, कर्ज तो 75,000 था, वह मैंने चुका दिया और जो पैसे बचे थे उनसे जुआ खेल लिया। सुनकर मैं गुस्से से चिल्लाने लगी, भाई, तुमने मेरी इतनी मेहनत में जमा किए हुए पैसे खर्च कर दिए। अब मैं कर्ज देने वालों को क्या जवाब दूंगी? हम कर्जा कैसे वापस करेंगे? वह मेरा गुस्सा करते और चीखने चिल्लाने पर भाई, जो पहले नशे में था, वह उठकर खड़ा हुआ और मुझे बालों से पकड़कर मारने लगा और कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जुबान चलाए? तू जॉब कर रही हो और कर्ज भी तुमने ही लिया है, तो तुम ही यह कर्ज चुकाओगी। मैंने मार खाते हुए भाई से कहा कि वह पैसे भी तुम छीन लेते हो। यह सुनकर भाई ने मेरे मुंह पर और एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, मुझसे ज़्यादा जबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन भाई ने नशे की हालत में मुझे बहुत मारा, यहाँ तक कि मारते मारते वह थक गया और फिर चारपाई पर जाकर सो गया। मुझे लगा कि मैं किसी जानवर के जंगल में आ फंसी हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मेरी जमा की हुई इतनी बड़ी रकम भाई उड़ा चुका था, लेकिन वह भी गनीमत थी कि मेरी इज्जत अभी तक सुरक्षित थी, वरना उन आवारा लड़कों का क्या भरोसा। कुछ भी कर सकते थे पैसों के लिए, मेरी इज्जत पर भी हाथ डाल देते। यह सब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। जब भाई नशे के चंगुल से निकला तो उसने मुझे देखा तो उसे रात की सारी बात याद आ गई। मेरे पूरे चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे और मेरा पूरा शरीर बुरी तरह दुख रहा था। भाई की आंखों में थोड़ी देर के लिए शर्मिंदगी झलकी तो मैंने मौका देखते हुए रोते हुए भाई से कहा, भाई, भगवान के लिए तुम गलत काम छोड़ क्यों नहीं देते? अभी समय है, सुधर जाओ। भाई खामोश रहा और चुपचाप उठकर बाहर निकल गया। उस दिन वह जल्दी ही घर वापस आ गया और आकर थका सा बिस्तर पर लेट गया। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ? कहने लगा, कुछ नहीं। मैंने पूछा, तुम बताओ तो सही। तो कहने लगा, मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, सब मुझे जुआरी समझते और मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं उनके पैसे लेकर भाग जाऊंगा। मैं अब क्या कर सकती थी? लोगों का डर सही भी तो था। जुआरी को जुए की लत लग जाए तो कुछ भी नहीं दिखता उनको, इसलिए काम नहीं देते कि वह पैसा ले उड़ेगा। मैं वहाँ से चली गई और उसके लिए खाना बनाने लगी। अगले महीने से मैंने पूरी तनख्वाह कमेटी में देनी शुरू कर दी ताकि मैं अपना मकसद पूरा कर सकूं। पढ़ाई के बाद किसी अच्छी जॉब पर जा सकूं। भाई ने दोबारा जुए का सिलसिला शुरू कर दिया। मेरा मास्टर्स पूरा हो गया था और मेरे अकाउंट में भी अच्छी खासी रकम मौजूद थी। एक बार फिर जुए के सिलसिले की वजह से भाई पर कर्ज हो गया था और वह गुंडे फिर घर आ गए थे। उन्होंने फिर से मुझे मारते हुए भाई को धमकाया कि अगर तुमने पैसे 1 महीने में न दिए तो फिर हम तुम्हारी बहन के साथ वो करेंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कहकर वो लोग चले गए। मैंने भाई की तरफ शिकायत भरी नज़रों से देखा तो इस बार उसका सिर भी झुका हुआ था और वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैंने कहा, भाई, अभी तो पिछला कर्ज भी नहीं उतरा, अब तो मैं तुम्हें कहीं से कर्ज भी नहीं ला कर दे सकती। लेकिन भाई ने मेरी किसी बात का कोई जवाब न दिया। वह मेरी तरह अजीब सी नज़रों से देख रहा था। अब मुझे उसकी नज़रों से डर लग रहा था। कुछ देर बाद उठकर बाहर चला गया। इस बार उसने मुझे कर्ज की कोई बात न कही। एक दिन मैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद भाई का खाना तैयार करके रखने के बाद अपने कमरे में सो रही थी। काफ़ी रात हो चुकी थी और भाई घर पर नहीं आया था। मैं उसका खाना तैयार करके रख देती थी, वह आता था तो खा लेता था और कभी कभी मुझे खाना ऐसे ही पड़ा हुआ मिलता था।
तभी मुझे घर में कुछ बातें करने की आवाज़ सुना दी। मैं हैरान हुई कि घर के अंदर से आवाज़ आ रही थी और तभी मैंने महसूस किया मेरे कमरे के दरवाजे पर 2 लोग खड़े हैं, जिनमें से एक मेरा भाई था। मैं एकदम से डर गई और सोने की एक्टिंग करते हुए इनकी बातें सुनने लगी। तभी हल्की सी आवाज़ के साथ मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया। आने वाले ने मेरे कमरे की लाइट ऑन कर दी। भाई उस आदमी से कह रहा था कि देख लो, यही है, तुम परसों आकर इस लड़की को ले जाना। आदमी ने कहा, पर यह तो तुम्हारी बहन है। नहीं यार, ये मेरी सगी बहन नहीं है। मैं बेकार में ही इसे सगी बहन समझ बैठा था। इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यह कहकर उसने दूसरे आदमी की तरफ देखा, जो भूखी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। उसके बाद भाई घर से बाहर चला गया था। पीछे पीछे वह आदमी भी चला गया। वह दोनों घर के दरवाजे के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। उस आदमी ने भाई से वादा किया था कि मैं तुम्हें 25 लाख दूंगा, बस तुम किसी दिन इसे बेहोश कर देना और उसे यहाँ से ले जाना और मेरा काम हो जाएगा। यह सुनकर मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई थी। कल तक मेरी इज्जत के लिए उन गुंडों से लड़ने वाला भाई आज मेरी इज्जत का सौदा कर रहा था। कैसे वह अपने आप से किया हुआ वादा भूल गया था। गलती शायद मेरी ही थी कि मैंने उसे अपना भाई समझ लिया था। सच तो कह रहा था, उसका मेरा रिश्ता ही क्या था। ना बाप एक, ना माँ एक। हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता तो ना था। उसे भाई समझ रही थी, लेकिन वह मुझे बेचकर पैसे कमाना चाहता था। मेरे पूरे शरीर में नफरत की चिंगारियां भड़क उठी थीं, लेकिन मैं जानती थी कि मैं कमज़ोर हूँ, कुछ नहीं कर सकती। मेरे भाई ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुम कल आ जाओ। मैं समझ गई थी कि वह आदमी मेरे साथ क्या करने वाला है। वह आदमी चला गया था। मैं वापस आकर लेट गई। लेटने से पहले मैंने दरवाज़ा और खिड़कियाँ अच्छे से बंद कर ली थीं। वह पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलते गुजरी थीं। जब मैं सुबह कॉलेज गई तो मैंने कमेटियों से पैसे निकालकर अपने बैंक के अकाउंट में जमा करा लिए। अब मैं इस घर से भागना चाहती थी, जहाँ पर मेरी इज्जत और मेरी ज़िंदगी की बोली लग रही थी। घर जाते हुए रास्ते में एक मेडिकल स्टोर पर रुकी और वहाँ से अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ें खरीदी। घर वापस आई तो भाई घर में ही बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। आज उसके बोलने का अंदाज बहुत ही नरम था। वह मुझसे नॉर्मली बातें कर रहा था। मैं जानती थी यह सब दिखावा ढोकोसला है। भाई कहने लगा, तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हारे लिए रसमलाई लेकर आता हूँ। यह ज़िंदगी में पहली बार था कि भाई ने मुझे बाहर से कुछ लाकर देने को कहा था। मैं सब समझ रही थी, लेकिन भाई को शक में डालना भी सही नहीं था। मैंने कहा, ठीक है भाई, तुम ले आओ, मैं बैठकर खाना बनाती हूँ और साथ में बैठकर खाएंगे। उस दिन पुलाव दाल बनाया था, क्योंकि वह भाई को बहुत पसंद था। थोड़ी देर बाद भाई रसमलाई ले आया। मैंने कहा, भाई खाना तैयार है, खा लो। और वह खाना खाने के लिए बैठ गया। जैसे जैसे वह खाना खाता जा रहा था, अपना सर हाथों से पकड़ता जा रहा था। थोड़ी ही देर में वह ज़मीन पर बैठ गया। कहने लगा, यह मुझे क्या हो रहा है। मैंने भाई के खाने की थाली में एक नशे की गोली मिला दी थी, जिसका नशा बहुत तेज़ था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं जब घर से भागूं तो मेरा भाई मेरा पीछा करे। मैं उसकी तरफ ऐसे देख रही थी और वह भी अभी तक पूरी तरह बेहोश न हुआ था। वह मुझसे कहने लगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम जहाँ भी भाग कर जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। ऐसा कहते कहते भाई ने जेब से फ़ोन निकाला और अपनी आंखों को मसलते हुए एक नंबर डायल करने लगा। मैं उसके हाथ से फ़ोन छीनती, तब तक वो फ़ोन कर चुका था। आओ और इस लड़की को ले जाओ, नहीं तो यह भाग जाएगी। यह सुनकर मैं डर रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि कुछ देर बाद वह इंसान भी मुझे पकड़ने के लिए आ जाएगा, जिसे मेरे भाई ने सौदा किया है। मैं खामोश खड़ी रही और भाई यूं ही मुझे धमकाते हुए बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही मैंने जल्दी से अपना सामान समेटा और अपने आप को एक चादर में लपेट कर घर से बाहर आ गई। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी। बस मैं भगवान के सहारे ही घर से बाहर निकल खड़ी हुई थी। घर से बाहर निकलकर मैंने तेज़ी से बस अड्डे की तरफ जाने की कोशिश की। मेरा इरादा था कि मैं इस शहर से निकलकर किसी बड़े शहर में चली जाऊंगी, ताकि मुझे भाई आसानी से ढूंढ न सके। बाहर बड़े शहरों में गर्ल्स हॉस्टल में मुझे रहने की जगह मिल जाएगी। अब तो मेरे पास अच्छी शिक्षा भी थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मैंने बैंक अकाउंट में भी अच्छी खासी रकम जमा कर ली थी, जिससे काफ़ी समय तक अपना गुजारा कर सकती थी। मैं तेज़ी से बस अड्डे की तरफ जा रही थी कि तभी मुझे अचानक दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही आवाज़ आई, लड़की रुक जाओ और हमारे साथ चलो, वरना गोली मार देंगे। यह सुनते ही मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी और एक पतली सी गली में घुस गई। मेरे पास एक पर्स था, जिसमें मेरे बैंक के कुछ डॉक्यूमेंट और मेरी पढ़ाई की कुछ फाइल्स वगैरह थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी के हाथ लगूं। मैं उन पतली तंग गलियों में दौड़ते हुए न जाने कब एक बड़े से रोड पर निकल आई थी। मेरे पीछे भागते हुए लोगों की आवाज़ें मुझे अभी भी सुनाई दे रही थीं, क्योंकि सर्दियों के दिनों की वजह से सन्नाटा छाया हुआ था।
मुझे उस बड़े रोड की दूसरी तरफ एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। उसके साथ एक छोटा सा ढाबा बना हुआ था। मैं तेज़ी से एक लंबा चक्कर काटकर उस ढाबे के पीछे चली गई। तभी मैं उन लोगों को ढाबे में दाखिल होते हुए देख रही थी। वह सब 5-6 लोग थे और उनके हाथों में गन भी थी। वह शिकारी कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रहे थे। मैं ढाबे की पिछली दीवार से यह सब देख रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मैं पीछे मंदिर की तरफ चली गई और मंदिर में छुप कर बैठ गई। लेकिन मुझे डर था कि कहीं वह लोग ढाबे पर ढूंढने के बाद मंदिर ना आ जाएं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो लोग मंदिर आ गए। मुझे इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन मंदिर के पुजारी ने उन लोगों को वहाँ से भगा दिया और फिर वह लोग वहाँ से नाकाम होकर वापस चले गए। मैं वहाँ से निकलने का इशारा कर रही थी कि तभी मंदिर के सामने एक ट्रक आकर रुका। उस ट्रक में से एक आदमी नीचे उतरा। वह उस ट्रक का ड्राइवर लग रहा था। उसका सफ़ेद रंग और ऊंचा लंबा कद काफ़ी स्मार्ट था। वह ट्रक ड्राइवर देखने से ही काफ़ी शरीफ आदमी लग रहा था। अपने ट्रक को साइड में लगाकर ढाबे पर खाना खाने लगा। मेरी नज़र उस आदमी के ट्रक पर पड़ी। उस पर पुणे शहर का नाम लिखा था। उसी शहर जाने का मेरा इरादा भी था। मैं जल्दी से उस ट्रक पर चढ़ गई। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे ढूंढने से नाकाम होकर वह लोग ज़रूर बस अड्डे की तरफ जाएंगे, इसलिए मुझे वहाँ भी खतरा होगा। ट्रक को कोई चेक नहीं करेगा। इस ट्रक में बड़े आराम से शहर जा सकती हूँ। लेकिन समस्या यह थी कि यह ड्राइवर तो मुझे किसी भी सूरत में ट्रक में नहीं बैठने देता। मैं मायूस हो रही थी कि तब ड्राइवर की सीट के पीछे बने एक छोटे से केबिन पर मेरी नज़र पड़ी। वहाँ पर एक बिस्तर बिछा हुआ था। मैं समझ गई कि यह ट्रक ड्राइवर के लिए रास्ते में आराम करने की खातिर बनाया गया है। मैं उसी में घुस गई तो मैंने देखा कि उसके पीछे दीवार पर एक छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ। मैंने उसे खोल कर देखा तो ट्रक का पिछला हिस्सा, जहाँ पर सामान लोड किया जाता है, वहाँ कपड़ों से के बड़े बड़े बॉक्स थे और उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह मौजूद थी। मैंने कुछ ही पलों में फैसला किया। उन कपड़ों के बॉक्स के बीच में घुस गई, क्योंकि अगर मैं केबिन में रहती तो ड्राइवर वहाँ से पीछे जाकर मुझे देख सकता था। मैंने दरवाजे को बस इतना सा ही बंद किया जहाँ से सांस लेने की हवा आती रहे, और अपने बैग से पेन निकाल कर दरवाजे में फंसा ली ताकि झटके से दरवाज़ा बंद न हो। मुझे अभी वहाँ पर बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वह ट्रक ड्राइवर अंदर आ गया और ट्रक को स्टार्ट करके उसने सफ़र शुरू कर दिया। मैं अपनी जगह सहमी सी बैठी थी। तभी उस ड्राइवर का फ़ोन आया और वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था कि वो पुणे शहर ही जा रहा था। मैं दबकर वहीं बैठी रही और उस इंसान ने ट्रक स्टार्ट करके बाहर निकाल लिया। काफ़ी लंबा सफ़र था। रास्ते में एक जगह रख कर उसने एक ढाबे पर चाय पी। खाने पीने का कुछ सामान वह पैक करा कर ले आया और ट्रक पर बैठे बैठे ही खाने लगा। बचा हुआ खाना उसने केबिन में रख दिया। अभी तक उसको पिछला दरवाज़ा चेक करने का ख्याल नहीं आया था। खाना देखकर मुझे भी भूख लग गई थी, लेकिन मैं बचा हुआ खाना उठा नहीं सकती थी, क्योंकि उस इंसान को पूरा शक हो जाता। मैं भगवान को याद करते हुए वहीं बैठी रही। अब ट्रक शहर से निकलकर हाईवे पर दौड़ रहा था। मैं दरवाजे पर मौजूद एक होल पर उसी को ध्यान से देख रही थी कि उसे पुणे के आने का आसार नज़र आ रहा था। तभी शहर के करीब आने की वजह से ट्रैफिक एकदम से ज़्यादा बढ़ गई। उसने किसी एक जगह पर ट्रक को रोकने के लिए ज़ोर से ब्रेक लगा दिया। तो मैं, जो पहले से आंख लगाए बाहर के मंजर को देखने में बिजी थी, मुझे जोर का झटका लगा और मेरे गले से एक चीख निकल गई। मेरी वजन से दरवाज़ा खुला और मैं लुढ़कते हुए केबिन में आ गई। मेरी चीख सुनकर वह इंसान परेशान हो गया और ट्रक को साइड में करते हुए अंदर आकर देखा। मुझे देखकर वह हैरान और फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। वह मुझसे पूछने लगा कि तुम कौन हो, ट्रक में कैसे आई। उसके पाँव पकड़ लिए मैंने और कहने लगी, भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकलने को मत कहना। यह कहकर मैंने उसको अपनी पूरी कहानी सुना दी। मैंने अपनी पहचान बताने के लिए उसे अपने बैग से निकालकर सारे कागज़ दिखाए, जिसमें मेरा एक पहचान पत्र, मेरा आधार कार्ड भी था। मेरे सारे पेपर्स देखने के बाद वह इंसान हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। मैं एकदम से हैरान होकर खड़ी थी कि आखिर मेरे पेपर्स को देखकर ऐसा क्यों रो रहा है। तभी उसने मेरे नाम से पुकारा और कहने लगा, रूपाली दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। तभी उसने अपना आधार कार्ड मेरे सामने रख दिया। मेरा आधार कार्ड देखकर जो उसका हाल था, उसका आधार कार्ड देखकर मेरा भी वही हाल हुआ था। फटी आंखों से मैं उसे देख रही थी। फिर जब मैंने उसे गौर से देखा तो मैं एकदम से उसे पहचान गई। यह तो मेरा छोटा भाई था, जिसे मेरे बाप ने ज़बरदस्ती अपने पास रख लिया था। मैं अचानक से इतनी खुश हो गई, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उसके कदमों में गिरी हुई थी। उसने मुझे बाजुओं से पकड़ कर उठाया, मेरा सर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, भगवान बहुत बड़ा है,
फिर उसने भी मुझे अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी सुनाई कि मेरा वह जालिम बाप कब का मर चुका है और उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद मेरे भाई ने ट्रक ड्राइवर का काम करना शुरू कर दिया। यह ट्रक भी उसका अपना है और उसके लिए उसने कोई ड्राइवर नहीं रखा था, क्योंकि उसे बचपन से ही मेहनत करने का शौक़ था। उसने अपने पापा से मिलने वाली जायदाद का कुछ हिस्सा बेचकर वह ट्रक लिया था और उसे खुद ही चला रहा था। अभी पुणे में ही रहता है और अब तक उसकी शादी भी नहीं हुई। मैं भगवान के इस चमत्कार पर हैरान थी कि वह कैसे लोगों को अपनों से मिला देता है और मेरा भाई मुझे अपने साथ ले गया। अब हम दोनों साथ ही रहते हैं। मेरा भाई ट्रक चलाता है और मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर हो गई हूँ। हम दोनों बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मैंने अपने भाई के साथ जाना, मेरी छोटी छोटी मुश्किल तकलीफ़ों पर तड़प उठता है मेरा भाई। मुझे अपनी हथेली का छल्ला बनाकर रखे हुए है। वह भी शायद मोहब्बत को तरसा हुआ है। उसने भी अकेले ही ज़िंदगी गुजारी है। मैं भी उसे भरपूर बहन का प्यार दे रही हूँ। दोनों भाई बहन एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। भाई ने मेरी शादी भी करवा दी और कुछ दिन बाद भाई ने एक अच्छी लड़की से खुद भी शादी कर ली। अब हम लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर